नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। रिलायंस की बदौलत आज बाजार को पंख लग गए। 7% की तेजी आपने कब देखी होगी? आपको भी याद नहीं होगा, हमें भी याद नहीं है। लेकिन आज बाजार को जो जोश मिला रिलायंस ने वो अद्वितीय है, क्योंकि आप देखिए निफ्टी की तेजी में करीब करीब 150 अंकों के आसपास का योगदान रिलायंस से ही आज हमें देखने को मिल रहा है। और आज सुबह के सत्र में अगर आप 18 और स्वदेश के साथ जुड़े होंगे तो आप जरूर मुनाफे पे बैठे होंगे, क्योंकि डिम्पी ने साफ तौर पर कहा था कि निफ्टी का टारगेट है 21,500, वो अचीव हुआ। निफ्टी बैंक का टारगेट 45,500, वो भी अचीव हुआ। तो बिल्कुल सटीक हमारी रणनीति बैठी है और आज बाजार का जो मूड है बजट से पहले वो कमाल का दिख रहा है। 350 अंकों की तेजी निफ्टी में है और 21,700 के ऊपर जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक 45,500 के आसपास है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो तेजी के पक्ष में पूरी तरह से। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 बढ़ने वाले शेयर आज बाजार में हैं। और आज रिलायंस को साथ मिल रहा है ऑयल एंड गैस के जो बाकी दिग्गज भी हैं, ओएनजीसी हो गया, ऑल इंडिया हो गया, वहां से भी जोश मिल रहा है। बीपीसीएल को भी शामिल कर लीजिए, वहां भी तेजी है। तो पूरा आज एनर्जी बास्केट अगर आप देखेंगे तो पूरा वो गर्म दिख रहा है आपको। अगर हम कमजोरी वाले शेयरों की बात करें तो उसमें कुछ कंजम्पशन वाले, कुछ आईटी, कुछ फार्मा, और फार्मा में वो शेयर जो चले हुए थे, तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर आ रही है। तो अगले 1 घंटे तक आपको बजट तक क्या करना है, कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे, ये तो हम जानेंगे इंट्राडे ट्रेड में। जो बचा हुआ सत्र 1 घंटे का है उसके लिए भी आपकी तैयारी करवाएंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। लेकिन डिम्पी, आज निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस काफी बड़ा होगा। उम्मीद यही की जाती है कि जो बजट का हफ्ता हो ना उसमें मार्केट का मूड ठीक रहे, और आज ये मूड हमने देखा भी है। अभिषेक, इसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, जब गिरावट रुकती है ना तो आपको अच्छे मौके मिल जाते हैं, क्योंकि अभी तक एक तरफा है। अच्छे नंबर लाओगे तब भी पनिशमेंट है, क्योंकि वेटेज नहीं ऐसा कर। देखो, एचडीएफसी की वेटेज की वजह से बाजार गिरा, लेकिन इसमें दूसरे शेयर की क्या गलती, इंफ्रा शेयर्स की क्या गलती, इसमें ऑटो शेयर्स की क्या गलती? उनके तो स्टॉप लॉस लगे, क्योंकि आपके एचडीएफसी की वेटेज इतनी ज़्यादा थी, उसने बैंक निफ्टी के सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करवाए। डिब्बी, आपको याद होगा कि हर रोज हम ऑफ द रिकॉर्ड हम यही चर्चा करते हैं कि वेटेज वाला गेम थोड़ा सा बदलना चाहिए। और आज भसीन साहब ने ये बात बोला, और हमने सेबी से भी रिक्वेस्ट की है और एक्सचेंजेस से भी रिक्वेस्ट की है कि आप ना इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा नोटिस करो। हम ये नहीं कह रहे, देखो कई दिन ऐसा भी होगा एचडीएफसी की वजह से बाजार और भी तेज हो सकता है। हम सिर्फ आपको इतना नोटिस करवाना चाहते हैं कि वेटेज से थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक शेयर की वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस आप अपने हिसाब से ज़रूर कीजिए। दूसरा विषय का एक पॉइंट मैं और क्लियर कर दूँ, आप इन दोनों शेयर्स को ना 1 मिनट के लिए स्क्रीन पर एक साथ लेके आइए, एचडीएफसी को और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। आपको हमने सुबह एक बात और नोटिस कराई थी कि एफआईज की जो होल्डिंग है ना वो 20% हो गए, इससे ज़्यादा वो शॉर्ट नहीं करेंगे, 15% औसतन जाते हैं। अब आप ये सोच के देखो कि एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग जब घटती है, यानी कि कम हुई है, वो खरीदेंगे तो किसको खरीदेंगे? और सिर्फ देश की बड़ी कंपनीज में खरीदेंगे, या तो रिलायंस में जाएंगे, इसी सेक्टर की दूसरी सरकारी कंपनी ओएनजीसी में जाएंगे, दिखाते जाओ, ओएनजीसी में जाएंगे, ओएनजीसी में गए। आपको पावर सेक्टर के अंदर चेंजेस हो रहा है तो पावर सेक्टर के अंदर गए। आप आरईसी पीएफसी चेक कर लो। आप कोई भी ऐसा सेगमेंट जहां पर भारत की ग्रोथ पे किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, एफआईज पहला पंच, पहला ट्रेड फिर से वहीं करेंगे, और वही होता हुआ दिख रहा है। दूसरा पॉइंट जो मैं मार्केट के अंदर नोटिस कर रहा हूँ ये है, एचडीएफसी ने सिर्फ अभी अपने आप को रोका है, चला नहीं है। अगर आज दिन भर का आप एचडीएफसी का चार्ट देख रहे हो तो डेज हाई से हम डेज लो की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि एचडीएफसी रोक रहा है। अच्छा, एक और पॉइंट, यही एचडीएफसी की वेटेज फिर से आपको आज बैंक निफ्टी को ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ धकेल रही है। एग्जाम्पल बताता हूँ, 45,500 का हमारा टारगेट था, अचीव हुआ। 21,500 का टारगेट थे, अचीव हुए। आप देखो उसके बाद 45,500 लगाने के बाद करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर से हल्का हुए हैं, करीब। लेकिन निफ्टी में कोई हल्कापन नहीं आ रहा, क्योंकि रिलायंस की वेटेज काम कर गई। एक और चीज़ मेरे को जो दिख रही है मार्केट के अंदर कि बजट से पहले जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था भाव से, है सिस्टम, देखो 5 से 8 दिन 10 दिन के अंदर ना देश के मैक्रोस बदलने वाले, ना सरकार बदल रही है, ना ही आरबीआई गवर्नर बदल रहे हैं, ना ही कोई पॉइंट था। तो फिर ऐसा क्या था? ये सिर्फ और सिर्फ एक एडजस्टमेंट थी जो प्राइजेस के अंदर हुई है, और अब आपका कंफर्ट फील आता है। आप चलते बाजार में आपका कंफर्ट फील नहीं आता, अब आपको कंफर्ट फील आएगा, इसलिए आज इन शेयर ने एक जोरदार मूवमेंट दिखाई है। एक चीज़ मैं और नोटिस करवाता हूँ आपको, आप दिखाइए जरा इंडिया विक्स को। ये जो इंडिया विक्स है ना, ये आपका दोस्त भी, आपका दुश्मन भी, बस आपको फेवर में कब रखना है, बस ये चेक करना है। अगर आज इंडिया विक्स 12% ऊपर नहीं होता ना, तो आज आपका रिलायंस, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी इतना ऊपर नहीं आ रहे होते।
आज इंडिया विक्स को भी थैंक यू करना पड़ेगा कि उसने बहुत अच्छी से हेल्प की, लेकिन ज़्यादा चलना भी खतरनाक है, इसलिए 12.5-13% का जो इंडिया विक्स है ये डिस्टर्बिंग फैक्टर भी बनेगा आगे चल के। तो आज सुबह अभिषेक आपको ध्यान होगा जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तो आपने पूछा कि सारा लेना चाहिए, हमने बहुत ही कैटेगरी बोला 20% 20% का, और 20% का टारगेट भी बताया। कल बाजार फिर से नीचे आ जाए मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मार्केट क्या ना एक रेंज के अंदर बहुत बुरी तरह से शेक करता है और वीक हैंड्स को निकाल रहा है एक्सचेंजेस ट्रेड से, तो ये होगा। खैर हमने एक और चीज है, देखिए वेटेज वाला जब गेम होता है ना तो जब बाजार गिरता है तो हम दुखी होते हैं, लेकिन वो वेटेज आज भी ध्यान रखना चाहिए। यही तो आपको बैंक निफ्टी को आज चलने देना। और आपको मैं बताऊं, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की पैरिटी भी चेक करेंगे ना, तो जैसे मैं कई बार कहता हूं कि 1:3 की रेशियो है। निफ्टी अगर 300 पॉइंट चलेगा तो बैंक निफ्टी को एथिकली 900 पॉइंट चलना चाहिए, तो बैंक निफ्टी तो 500 पॉइंट है, तो 400 पॉइंट कहाँ चलेंगे? ये 400 पॉइंट वेटेज की वजह से नहीं चल रहे हैं। अगर एचडीएफसी भी उसी तर्ज पे चल रहा होता जिस तरह से निफ्टी के कंपोनेंट्स चल रहे हैं, तो आज आपको बैंक निफ्टी भी कम से कम 1000 पॉइंट ऊपर दिखता। एनी हाउ, ये हमारी चर्चा जारी रहेगी। मैं फिर से बोलूँगा, जिनको इंट्राडे के प्रॉफिट्स हुए हैं, स्विंग ट्रेड के प्रॉफिट्स हुए हैं, बुक करना चाहें, बाहर निकलना चाहें, उनकी अपनी मर्जी है। नहीं तो पूरा पैनल तो हमारे साथ तैयार है, उनसे हम जरा चर्चा भी करेंगे। अंशुल जैन मेरे साथ है, सुमित मूलचंदानी मेरे साथ है, राहुल शर्मा आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, सनी अग्रवाल आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। ये चारों देश के धुरंधर गेस्ट में से एक है। मैं अगर एक एक का व्याख्यान करने बैठूं तो शायद पूरा शो इनके बारे में, इनके बताने में निकल जाएगा। तो मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि आप इनको गंभीरता से सुनिएगा। अगला 1 घंटा ना केवल आपके पैसा बनाने का काम करेंगे, बल्कि आपका पैसा बचाने का भी काम करेंगे। और इसलिए एक एक गेस्ट हम एक एक करके सवाल लेंगे, कुछ खबरें भी हम लेके आएंगे बजट से जुड़ी हुई। पहले मैं राहुल शर्मा जी से आज रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे हम शुरू करते हैं। शर्मा जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय निकाला। सनी, आपका भी बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात होगी। सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अंशुल जैन तो खैर हमारे खास ही हैं। अंशुल जी, थैंक यू वेरी मच आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शर्मा जी, आपसे शुरू कर रहे हैं। मैं थोड़ा ये पॉइंट ये रख रहा कि आजकल ना मार्केट ऐसा हो गया कि हर चीज़ को, हर आदमी को ना जल्दी सी है, ऐसा लग रहा है बाजार को भी थोड़ी सी जल्दी सी है, जल्दी से नीचे आ जाता है, जल्दी से रिकवरी भी करता है। ये जो जल्दी है ना सर, एक थोड़ी परेशान कर रही है हमको। तो आप जरा बताइए, निफ्टी के अंदर जो जल्दी जल्दी 350 पॉइंट मिल गए हैं, 2 दिन का काम 1 ही दिन में हो गया, तो प्रॉफिट भी बुक करके जल्दी से बाहर हो जाए सर। जी हाँ, देखिए यूपीआई के जमाने में एनीथिंग दैट इज स्लो इज आउटडेटेड। तो अगर आपने तेजी की है आज के सेशन में, पूरे सेशन हमने एक यूनिफॉर्म रैली देखी है, हो सकता है डे एंड तक हम डे हाई तक क्लोज हो, डे हाई के आसपास क्लोज हो, तो आज का प्रॉफिट आज ही लेके जाए। मतलब ये मार्केट वैसा नहीं है, हमने देखा है कि लास्ट 2 वीक काफी सेलिंग प्रेशर था, और आज के दिन एक तरह से जो एक बाउंस बैक, शार्प बाउंस बैक जो है वो यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से झटपट प्रॉफिट लेने में यहाँ पर समझदारी है, और जो बड़ा ट्रेंड है वो थोड़ा सा यहाँ पर डाइसी लग रहा है। बजट भी है, तो डेफिनेटली काफी सारा मार्केट के अंदर एक्शन रहेगा इस वीक। बड़े बड़े दिग्गजों का क्वार्टरली नंबर्स भी है, तो काफी सारे वेरिएबल्स है इस पूरे मिक्स में। बट अगर आज आपने लिया है तो जल्द से प्रॉफिट जरूर बुक कीजिएगा। राहुल जी, ऑप्शंस के जरिए कोई रणनीति बनानी चाहिए बजट के मद्देनजर? जी हाँ, देखिए मेरा ये मानना है कि ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग है वो काफी बेरिश हो गई है एफआईआईज की तरफ से। पिछले 7 दिनों से लगातार सेलिंग फिगर्स कैश में, और थर्सडे के सेशन में काफी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप किए उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में। इनफैक्ट उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है तकरीबन 22% के आसपास पहुंच गया है, और ये जो बड़ा जंप आया है ये एक्सपायरी वाले दिन आया है। जनरली एक्सपायरी वाले दिन हमने देखा है कि पोजीशंस हल्के होते हैं, और एक तरह से पहले 2-3 दिन नई सीरीज के पोजीशन बिल्डअप होना चालू होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा विपरीत बिहेवियर दिख रहा है। हो सकता है बजट के पहले एफआईज अपनी पोजीशंस हेज करके रखना चाहते हैं, हो सकता है बेरिश ट्रेड लिया है डायरेक्शनली। इसमें सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये रहेगी, देखिए इंडिया विक्स आज ऊपर है तकरीबन 12-13%। मुझे लगता है कि अगले 2-3 सेशन में इंडिया विक्स और बढ़ेगा, और साथ में निफ्टी जो है 21,750 के रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड लीजिए, निफ्टी का जो 21,000 का पुट ऑप्शन है तकरीबन 18-19 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1 फरवरी की एक्सपायरी वाला ऑप्शन। इसे बाई कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 10 रुपए का, और मुझे लगता है कि ये व्यू अगर सही पड़ जाता है तो ये ऑप्शन मल्टी बैगर हो सकता है। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन है हमारी कि अगर निफ्टी में पुल बैक आता है और प्रीवियस वीक के लो भी ब्रेक अगर होते हैं, तो इस ऑप्शन में तकरीबन आपको 100-140 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ी वोलेटिलिटी यहाँ पर आ सकती है।
कॉशन एडवाइस है, जैसे हमने कहा कि अगर आप लॉन्ग्स में बैठे हैं तो मुनाफा वसूल करें, मार्केट में थोड़ा लाइट रहे, पोजिशनली कैरी मत करें। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, क्रूड ऑयल जो है पिछले 2-3 सेशन में पिछले 1 महीने का जो कंसोलिडेशन था वो उस लेवल को निकाला है। और जब जब क्रूड ऑयल चलता है हमने देखा इवेंचुअली मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट्स के अंदर प्रेशर देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर एक कॉशियस स्टांस रखूंगा। 21,750 का स्टिफ रेजिस्टेंस है निफ्टी का, क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर क्लोज होगा तो ही मैं व्यू चेंज करूंगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि वापस निफ्टी ड्रिफ्ट होता हुआ दिख सकता है। 21,750 के ऊपर अगर निफ्टी जाके बंद हुआ तो फिर से इसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन वहां पर राहुल जी को लगता है रेजिस्टेंस है और आपको 21,000 वाली पुट 1 फरवरी की खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 21 रुपए के आसपास का भाव है, स्टॉप लॉस 10 रुपए का इसमें आपको लगा के चलना है। चलिए फटाफट एक काम करते हैं कि अपने सभी एक्सपर्ट से उनके ट्रेडिंग की क्या कॉल्स हैं, कौन से रिकमेंडेशन हैं, वो जान लेते हैं। सुमित, आपके फोकस में कौन से शेयर्स हैं, कहां पर आप खरीदारी या फिर बिकवाली की सलाह देंगे? तो गुड आफ्टरनून टू ऑल पैनल्स। तो अभी जैसे बात हुई कि जो भी मिल रहा है फिलहाल तो आप बुक कीजिए, वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी भी रहती है। तो फ्राइडे के क्लोजिंग सेशंस में हमने भी 2 स्टॉक को सजेस्ट किया था। पहला था यूएफओ मूवीज। आज स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली 10% का रिटर्न दिया है, तो एक सजेशन ये भी रहेगा कि किसी को अगर बुकिंग करना है या फिर पार्शियल बुकिंग करना है तो फिर वो बेटर रहेगा। दूसरा दिया था नाल्को भी देखिए आप अप्रोक्सीमेटली 5 to 7% का गेन दे रहा है। तो इसी तरह से 2 कैश स्टॉक के सजेशन है आज भी, आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। और हॉरिजॉन रहेगा करीबन 2 से 3 महीने का। पहला स्टॉक रहेगा एमसीएक्स। एमसीएक्स ने देखिए अपना एक बेस बनाया था, कंसोलिडेशन दिखाया था और आज काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया हुआ है। तो करंट मार्केट प्राइस से आप बाई कीजिए। 3210 का स्टॉप लॉस, टारगेट 3730 एंड 3890। जो दूसरा स्टॉक है दैट इज एस्ट्रल। एस्ट्रल देखिए काफी टाइम से कंसोलिडेशन में है, लेकिन एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है स्टॉक में। करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1790 फॉर टारगेट ऑफ 2000 एंड 2090। हो गया, एस्ट्रल हो गया। और ये ना आपने को जो ट्रेड आपको सर ने पहले बताया था, सुमित जी ने, यूएफओ मूवीज़, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मैंने सर उस दिन भी आपकी तारीफ़ की थी कि यूएफओ आपने बहुत बढ़िया एक ये शेयर ढूंढ के रखा हमारे सामने। और नाल्को का भी आपने हमको अच्छा बेनिफिट मिला। और ये सिर्फ मैं सुमित जी की बात नहीं बोल रहा, ये अंशुल जैन भी करते हैं इसी तरह से करामात। राहुल जी तो खैर हमारे हैं ही फेवरेट, वो तो इस तरह के आपको ट्रेड देंगे ही देंगे। और सनी से भी हम कुछ और फंडामेंटल ट्रेड पकड़ेंगे। लेकिन अभी आप एमसीएक्स और एस्ट्रल पता कर लो, ये आपके लिए नया ट्रेड है। और आप यूएफओ और नाल्को से थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहो तो आपकी अपनी मर्जी है, आपको दोनों से प्रॉफिट हो रहा होगा। अंशुल जैन है हमारे साथ। अंशुल नमस्ते, जरा बताइए सर आपके ट्रेड। नमस्कार डिम्पी जी। नमस्ते सर। मैं एक पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करना चाहूंगा। बैंक निफ्टी आपने जो कहा था कि वेटेज की वजह से दबा हुआ है, 15 मिनट के चार्ट पे एचडीएफसी में एक ब्रेकआउट आने की तैयारी है और आईसीआईसीआई में भी तैयारी है। बैंक निफ्टी पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट स्पॉट बैंक निफ्टी पे 45,820 के ऊपर है। तो 45,820 अगर निकलता है स्पॉट बैंक निफ्टी तो आखिरी आधा घंटा 40 मिनट हम ट्रेंडिंग रहेंगे, लगभग 200 से 250 पॉइंट की बैंक निफ्टी में अपमूव मिलेगी। दूसरा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में सब बात करते हैं, जो बात नहीं होती है वो मिड कैप निफ्टी की। आप देखिए लास्ट मंडे भी मैंने कहा था कि सबसे पहले यही फ्रेश 52 वीक हाई बनाएगा। 30-40 पॉइंट रह गया है फ्रेश 52 वीक या ऑल टाइम हाई बनाने से। और जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई टेस्ट करेंगे तब तक ये 11,300 11,500 के लेवल टेस्ट कर लेगा। तो जो बड़ा पैसा बनना है वो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में बनना है। तो मिड कैप में से मैं 2 शेयर लेके आया हूँ। पहला है वेलस्पन एंटरप्राइजेस। यहाँ पे 10 हफ्ते की साइडवेज कंसोलिडेशन से आज ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम 4x और 50 डे एवरेज वॉल्यूम हो चुका है और बेहतरीन ब्रेकआउट कैंडल है जो अपने हाइस को सस्टेन कर रही है। 359 पे बाइंग रहेगी, 345 का स्टॉप लॉस रहेगा और 425 रुपए का टारगेट रहेगा। दूसरा, इलेक्शन सर पे खड़ा है और आप देखिए जब भी लोकसभा इलेक्शन आता है उसके 2-3 महीने पहले से पेपर स्टॉक्स चलना स्टार्ट होते हैं और इलेक्शन के टाइम तक पेपर स्टॉक्स में बहुत तेजी होती है क्योंकि पेपर का बहुत इस्तेमाल होता है लोकसभा इलेक्शन के टाइम में। तो पदम जी, पेपर में हमारा बाई कॉल रहेगा। यहाँ पे वीकली चार्ट पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, उसको लास्ट वीक में रीटेस्ट करके आज फ्रेश फॉलो थ्रू मूव मिला है। 6350 पे बाइंग रहेगा, 5950 का स्टॉप लॉस रहेगा और 70 रुपए 50 पैसे का टारगेट रहेगा। अंशुल की तरफ से पद्म जी पेपर और वेलस्पन एंटरप्राइजेज। राहुल जी, आपकी इंडेक्स पे तो स्ट्रेटजी हो गई थी, स्टॉक्स में आपकी नज़र कहां पर है?
जी देखिए, पावर स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और बजट के आसपास हमें लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम मूव्स देखने को मिलेंगे। एनटीपीसी का इंडिविजुअल सेटअप हमें बहुत प्रॉमिसिंग लगता है और हमें लगता है कि पिछले 10 से 15 दिन के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट हमें तकरीबन 350 तक ले जा सकता है। तो 345 के लक्ष्य के लिए एनटीपीसी को बाय कीजिए, 315 का स्टॉप लॉस रहेगा और ओवरऑल सारे पावर स्टॉक्स में सेटअप काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है और खास करके एनटीपीसी जहां पर एक बेहतरीन ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो मेटल स्टॉक में से है, नेशनल एल्यूमिनियम। इसका सेटअप हमें काफी अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेटल्स में खास करके चाइना से जो डेटा पॉजिटिव आ रहा है, जो वहाँ का गवर्नमेंट एक्स्ट्रा लिक्विडिटी पुश कर रहा है, इससे सारे जो एक तरह से मेटल काउंटर्स के जो मूड और माहौल है दोनों पॉजिटिव है। मुझे लगता है तकरीबन 155 160 तक आपको नाल्को में देखने को मिल सकता है। पोजिशनल ट्रेड है, 140 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। दोनों के दोनों बाय रिकमेंडेशन है, एनटीपीसी और नाल। बेहतरीन आपने जो दिए दोनों ट्रेड। एनटीपीसी तो मेरे को सुबह ही पता लग गया था और मैं तो उसको ट्रैक भी कर रहा था क्योंकि आपकी कॉल थी सुबह, आपके हाउस की भी तरफ से कॉल दी गई थी ये, और अभी वो आप 3.5% देख पा रहे हैं और आप कह रहे हैं 3.45 तक जाएगा। नाल्को ऑलरेडी एक राउंड का प्रॉफिट सुमित जी ने दे दिया। सेकंड पैटर्न आप पकड़वा रहे हो, क्या रहे हो कि नाल्को भी और चलेगा, तो आप जैसे देखना चाहें देखें। आप ऑलरेडी गेन में हो, गेस्ट दोनों अलग अलग है लेकिन शेयर एक है, प्रॉफिट एक है, अप्रोच एक है, वो आपको दिख रही होगी। खैर इस बीच गेल के नंबर्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे और इनकी आय भी बढ़ी है, करीब 31,000 करोड़ से 34,000 करोड़ के आसपास की आय आई है। 5.5 रुपये पर का डिविडेंड आया है। मुनाफा भी बढ़ रहा है 2400 करोड़ से करीब 2800 करोड़ और गेल ने अपना काम कर दिया, 4% शेयर ऊपर है। सनी अग्रवाल से हम जरा पता कर लेते हैं। सनी, नंबर प्राइमा फेसी ठीक लग रहे हैं और अगर ठीक नहीं होते तो मार्केट ये रिएक्शन नहीं देता क्योंकि ये शेयर चला हुआ है, 120 से चल के 170 पे खड़ा है, स्ट्रक्चरली बहुत मजबूत है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए सनी। बहुत शुक्रिया बल तो समय देने के लिए भी। या गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली गेल के नतीजे जब प्राइमा फेसी देख के तो लग रहे हैं कि काफी अच्छे नतीजे हैं और एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है मैक्रो के लिहाज से वो ये है कि रिसेंटली एक न्यूज थी कि जहां इंडियन गवर्नमेंट और कतार गवर्नमेंट की डील साइन होगी, जहां पेट्रोल जो एलएनजी गैस है वो चीपर रेट पे कुछ सालों के लिए डील साइन की जाएगी। और अगर वो डील होती है तो डेफिनेटली जितनी भी गैस ट्रांसमिशन कंपनीज हैं उन्हें डेफिनेटली इसका एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब गैस का कंजम्पशन बढ़ेगा तो ट्रांसमिशन कंपनीज के लिए एक बेनिफिशियरी गेल इंडिया है। तो इसके लिहाज से डेफिनेटली नंबर्स भी ठीक दिख रहे हैं। आई थिंक पॉजिटिव व्यू रहेगा गेल इंडिया पे। वैसे मैं आपको बता दूं, श्रीकांत चौहान अभी हमारे साथ शो में नहीं है, लेकिन श्रीकांत अगर आप ईटीना स्वदेश खोल के चेक करोगे ना तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। उन्होंने बताया था 165 170 पे कि अभी भी आप इस शेयर के साथ होल्ड करो और ये अपने अच्छे नंबर्स लेके आए। उन्होंने एक ट्रिगर भी बताया था इसी नंबर्स का। आज जब मैं 5.5% इस शेयर के ऊपर देख रहा हूँ ना, मेरे को श्रीकांत की वो बात एकदम से ध्यान आ गई और बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा, 2-4 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। और आज आप देखो नंबर से पहले कैसे शेयर बिल्कुल सोया हुआ था, एकदम से नंबर आते ही जागा 5.5% शेयर ऊपर हो गया। तो ये खासियत होती है अच्छे गेस्ट के, चलने वाले शेयर्स को भी पकड़ के रखते हैं कि कहाँ तक चलेगा, पूरा प्रॉफिट लेके निकलते हैं। अब हम जरा कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स की फटाफट से चर्चा कर लेते हैं कि आज उन सब में क्या किया जाए। और मैंने भी अपनी शीट खोल ली है, अब जल्दी जल्दी से जरा वो शेयर्स के बारे में पता करते हैं। पहले आते हैं आज एक शेयर जिसके अंदर आज मोमेंटम मिल रहा है, 1 मिनट, हाँ, वो है कंटेनर कॉरपोरेशन, कॉनकोर। राहुल जी एक बार जरा आप चेक करोगे कॉनकोर, ये शेयर आपको ठीक लग रहा है क्या? जी हाँ, काफी दिनों बाद इतना बड़ा वॉल्यूम कैंडल कॉनकोर में देखने को मिल रहा है कैश के अंदर और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बजट के पहले यहाँ पर ट्रैक्शन शुरू हो गया है पॉजिटिव की तरफ। मुझे लगता है कि इसका जो जनवरी का हाई था तकरीबन 935 के आसपास तक का, वहां तक के लक्ष्य आने चाहिए और ओवरऑल स्ट्रक्चरली भी ये स्टॉक जो है काफी अच्छी अप ट्रेंड में, हायर लो का सेटअप इसमें अभी भी बरकरार है। तो मेरे हिसाब से आज के लो के स्टॉप लॉस से इसमें तेजी का व्यू बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप जरूर है बट मेरे हिसाब से पोटेंशियल अपसाइड जो है तकरीबन हमें 950 तक दिखाई देती है। तो 950 के टारगेट के लिए कॉनकोर को बाय किया जा सकता है आज के लो के स्टॉप लॉस। अगर आप इसके चार्ट को भी डेली को भी चेक करेंगे ना तो एक बेहतर शेयर की पहचान क्या होती है कि 50 दिन की एवरेज को सही रोक लेता है। अगर आप मेरी स्क्रीन वाला एक बार चार्ट दिखाएंगे ना तो आपको उसी से पता लग जाएगा। इसने कभी भी अपने 50 दिन की एवरेज को ही ब्रेक नहीं किया। हमने फिर 200 दिन की एवरेज भी डाली, भी आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे वो चार्ट, ये देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जो ग्रीन कलर की लाइन है 50 दिन एवरेज है,
यही ब्रेक नहीं कर रहा, इसी को मेंटेन रखता है, ये अच्छे शेयर की पहली पहचान होती है कि वो 200 दिन टेस्ट करने ही नहीं जाएगा। और ब्रेकआउट के बाद क्या शानदार मूव आया, ये इसका टिपिकली ब्रेकआउट एरिया है कंसोलिडेशन के बाद का। आप खुद से चेक कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। और हमारा तो मानना है कि ईटिना स्वदेश अर्निंग और लर्निंग दोनों का कंसेप्ट बने, सिर्फ टिप्स तक ही सीमित ना रहे बात। आ जाते हैं एक और शेयर पे। सुमित जी, जरा इंडिया सीमेंट आप चेक करोगे, ये शेयर आपको ठीक लग रहा है क्या? इंडिया सीमेंट खबर आ सकती है इसमें कुछ दिनों में, हाँ, मेरे को पता नहीं है, खबर हो सकता है पॉजिटिव ही आए, बट ये शेयर के मतलब चाल ढाल देख के लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है इसमें। यहाँ पे देखिए सीमेंट्स जो चार्ट्स हैं काफी अच्छे बन रहे हैं। प्रीवियस डे पे एसीसी का भी रिजल्ट आया था, काफी अच्छा बुलिश मोमेंट था। अंबुजा में देखिए, लेकिन अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखूं तो इंडिया सीमेंट अभी भी मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। नो डाउट इट हैज टेक अ सपोर्ट ऑफ 50 मूविंग एवरेज और वहीं से ही अच्छा खासा बाउंस बैक है, इनसाइड बार का ब्रेकआउट है। लेकिन यहाँ पे एक मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 265 का। तो अगर स्टॉक यहाँ पे 265 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आप फ्रेश एंट्री कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 248। 248 वाला लेवल काफ़ी क्रूशियल होगा इंडिया सीमेंट के लिए। राहुल जी, आप पावर पर ही रिकमेंडेशन आपकी थी, लेकिन पावर में आप सीएससी चेक कीजिए, क्या और तेजी की गुंजाइश है इसमें? सीएससी में लगातार नवंबर महीने से जो तेजी पकड़ी है, ट्रेंड फिलहाल इसमें कंटिन्यू है। और जो भी छोटे मोटे डिप्स आए, दिसंबर में एक डिप देखा हमने, जनवरी में एक डिप देखा, दोनों बाई नहीं हुए और हर बार स्टॉक ने एक नया हाई लगाया। मेरे हिसाब से अब की बार भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। पिछले इनफैक्ट 4 सेशन से हायर लो यहाँ पर इस स्टॉक में लगे और मेरे हिसाब से प्रोजेक्टेड टारगेट जो है तकरीबन 150-155 तक के आते हैं सीएससी में। तो बिल्कुल अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहना चाहिए। इनफैक्ट फ्रेश पोजीशंस भी ऐड की जा सकती है। 134 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग्स के लिए। और ओवरऑल हमें लगता है कि ये सेक्टर में एक तरह से काफी सारी टेलविंड्स और बजट को लेके एक्सपेक्टेशन जो है वो काफी पॉजिटिव को लेकर पॉजिटिव व्यू है। सुमित जी, आज जो भी इंफ्रा वाले शेयर है ना, वहां पर जोरदार तेजी है। आप जरा जे कुमार इंफ्रा को चेक कीजिए, हालांकि ये शेयर 10% ऊपर है, लेकिन निश्चित तौर पर ये बजट के प्ले है सारे के सारे। अगर ये आपको ठीक लग रहा हो तो इस पर आप टारगेट अपना दे दीजिए, कोई और शेयर सही लग रहा हो तो उसके बारे में राय दे दीजिए। ये देखिए, जे कुमार में अगर आप वीकली चार्ट भी देखेंगे तो एक ओवरबॉट टेरिटरी में है, तो जिनके पास है वहां पे आप होल्ड कीजिए। और जो प्रीवियस हाई था वही अब उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 630 का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाए रखें और राइट कीजिए। जो न्यू टारगेट हम यहाँ पे अभी भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं दैट इज अराउंड 700। एक काम हम करते हैं, एक ना नंबर आने वाला है, कल आएगा इनफैक्ट, वो है एल&टी का। एल&टी बड़ी कंपनी आपको पता ही है, और शरद मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने इसके नंबर्स का थोड़ा अनुमान लगाया है। आप और मैं एक साथ सुन लेते हैं। अंशुल, आप ना जरा एल&टी को चेक करके रखो चार्ट्स में, कोई ट्रेड बनेगा ना तो आप मेरे को बताना। हम जरा पहले नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको ट्रेड बनेगा तो मेरे को बताना, ठीक है? शरद, बताएं जरा एल&टी के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देश का सबसे बड़ा इंफ्रा कंपनी एल&टी के जो है नतीजे आने वाले हैं और तीसरे तिमाही की अगर हम आय के बारे में बात करें तो लगभग 17% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ का अनुमान है। वही अगर कामकाजी मुनाफे के बारे में बात करें तो लगभग 19% का ग्रोथ का अनुमान है। देखा जाए तो ऑर्डर इनफ्लो जो है वो लगभग सपाट रह सकती है, ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का ये जो आंकड़ा रहेगा, लेकिन जो ऑर्डर बैकलॉग है वहाँ पे 18% का ग्रोथ देखने मिल सकता है। रफली आप कह सकते हैं 4,56,000 करोड़ का ये बड़ा आंकड़ा देखने मिलेगा। लेकिन ओवरऑल देखें जो ऑर्डर्स आने वाली हैं ये थोड़ी म्यूटेड रह सकती है और इन्फ्लोज जो भी आने वाली वो उनके अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस उस पर फोकस रहेगा, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट की बिजनेस है जहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स की जो अनाउंसमेंट्स हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 महीने में, उस पर जो है ओवरऑल इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। मार्जिन जो है स्टेबल रहने का अनुमान है और ओवरऑल देखा जाए तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जो मार्जिन है वो हाई मार्जिन रहेंगे, लेकिन एल&टी जो है कुछ लो मार्जिन प्रोजेक्ट्स पे भी काम करे तो वो ऑफसेट किया जाएगा। पैट ग्रोथ जो है ऑफकोर्स 2 कारण के बढ़ेंगे। सबसे पहला रहेगा आपका फाइनेंशियल लिवरेज का और दूसरा रहेगा लोअर टैक्स रेट रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो वॉच आउट करने होंगे वो रहने वाला है इलेक्शंस के बाद जो है एक टाइप से ऑर्डरिंग थोड़ी कम हो जाती है और आगे जाते जो कोर मार्जिन्स है इंफ्रा का उस पर मैनेजमेंट कमेंट्री में जो है बाजार की नज़र रहेगी। जो आपके ऑर्डर आउटलुक आ रही है मिडिल ईस्ट में और किस तरह डाइवेस्टमेंट हो सकती है नॉन कोर एसेट्स में, वो भी कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कंपनी के लिए। और अगर कुछ रेड सी के इश्यूज़ आ रहे हैं इंफ्रा स्पेस में या एग्जीक्यूशन डिलेज हो रहा है तो उस पर भी जो है बाजार की नज़र रहेगी।
क्या शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच नंबर्स का पूरा आंकलन देने के लिए। ग्राफिक्स आप चलाते रहिएगा साथ में कि किस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, और अंशुल हमको ये बता रहे हैं कि टेक्निकली सेटअप कैसे है, कोई सौदा बनता भी है कि या फिर नहीं बनता। अच्छा, जिनके पास नहीं बनता ना, तो वो भी जरा सुन ले, हो सकता है वो अपने एवरेज करने के लिए जा रहे हो, बेचने के लिए जा रहे हो, उनको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अंशुल बताइए कैसा दिख रहा है आपको सेटअप इसका? जी डिम्पी जी, स्टॉक काफी स्ट्रांग लग रहा है मेरे को। 7 हफ्ते से कंसोलिडेशन के मोड में था और आज वीक की स्टार्टिंग है, ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ चला है। वॉल्यूम हल्का सा मिसिंग है, लेकिन ब्रेकआउट है, सस्टेन होता है तो वॉल्यूम भी साथ में आने लगेगा। तो इसको 1 से 2 दिन के लिए लॉन्ग भी कर सकते हैं 3750 के टारगेट के साथ। बट ओवरऑल ये लग रहा है कि 4000 तक का मूव जो है आज के सेशन से स्टार्ट हुआ है, ये 2-3 हफ्ते में 4000 का लेवल टेस्ट कर लेगी। बुलिश है, लेवल्स को रिजल्ट्स देख के भी ऐसा लग रहा है कि ठीक है, एलएनटी एक कैटलिस्ट के तौर पर भी काम करेगा। मान लीजिए हाथ बदला हुआ, हाथ बदला कैसे हुआ? मान लो रिलायंस के हमने सब प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो कोई एक ऐसा शेयर होना चाहिए ना जो फिर बाज़ार को मैनेज करे या फिर बाज़ार को रोके या फिर चलाने की कैपेसिटी रखे। तो एलएनटी में वो क्षमता है, तो इसलिए एलएनटी के नंबर्स, एलएनटी का स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि पोजीशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जिनके पास है, टिपिकली पोर्टफोलियो शेयर है, ट्रेडिंग शेयर ही नहीं है, तो इसलिए जिनके पास है उनको थोड़ी खुशी मनानी चाहिए कि इसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और स्ट्रक्चर भी मजबूत है। आगे काम करते हैं, एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपका वेट कर रहा है। स्नेहा शेठ हमारे साथ जुड़ रही है ऑप्शंस के चैंपियन के लिए, फटाफट से जोड़ते हैं इनको। ये थोड़ा मुश्किल होगा, बाजार थोड़ा चला हुआ है, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। एक बताइए कौन सा ऑप्शन का चैंपियन है? इंडिविजुअल काउंटर्स में मुझे वोल्टास ये काउंटर बाई के लिए अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखी है हमें। एक जो ब्रेकआउट दिखा था 900 लेवल से, वहां से अभी ये स्टॉक 1040 के आसपास चल रहा है, 3540 के रेंज में। तो मेरा मानना है कि जिस तरह की अपमूव आई है, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग है और थोड़ा सा पुल बैक मूव आया है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो अपमूव है वो एक्सटेंड हो सकता है बियॉन्ड दी रीसेंट हाइज ऑफ 1070। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। 1050 की जो एट दी मनी की कॉल है वो बाई करना है, 38 से लेके 40 रुपीज के रेंज में इसे बाई करना है। करंट मार्केट प्राइस यहीं पर है। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 27, टारगेट इसमें 54 तक के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम लॉस है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, दैट इज अराउंड 7,800, और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है दैट विल बी अराउंड 13,200। वोल्टास में 3% की तेजी है। स्नेहा को उम्मीद है कि ये तेजी और बढ़ेगी, तो ऑप्शंस के जरिए आपके लिए मौके बन जाएंगे। 1050 की कॉल खरीदनी है, 38 से 40 रुपए के बीच, और लक्ष्य 54 का, स्टॉप लॉस 27 का। ठीक है स्नेहा, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और आपको बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 54वें एडिशन में अपने मैग्नेस्टिक महाराष्ट्र शोकेस के साथ महाराष्ट्र ने एक बार फिर अपनी वैश्विक निवेश और व्यापार क्षमता को साबित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्य अधिकारियों के साथ WEF 2024 के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस गए। दावोस में राज्य ने करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपए के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हासिल किया। दावोस में किए गए MOU से राज्य के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, डेटा सेंटर, ज्वेलरी, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव और पावर सेक्टर में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसरों के पैदा होने की संभावना है। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। निफ्टी 350 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी सुस्ती ऊपरी स्तरों से जरूर आई है, लेकिन अभी भी 1% से ज्यादा की मजबूती है। 461 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक। लेकिन एक नतीजा जिसका इंतजार है वो है ITC का। आज इसके नतीजे आने वाले हैं और जेफरीज का एक नोट आया है जिसमें जेफरीज ने कहा है कि बजट में जो सिगरेट पर जो टैक्सेशन हो उसको लेकर उसमें बढ़त की कोई उम्मीद नहीं है।
तो निश्चित तौर पर ये एक बेनिफिट वाली खबर होगी आईटीसी के लिए, इस पर चर्चा तो करेंगे। लेकिन नंबर्स की बात बता दें आपको, जो अनुमान हमारे पास है, आय में तकरीबन 3% के आसपास की बढ़ोतरी की उम्मीद है। मुनाफे की बात करें तो 1% से थोड़ा सा कम। मार्जिन घटेगा, करीब करीब 1.5% के आसपास मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है और सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ 2% के आसपास की रहेगी। सनी, आईटीसी क्या करना चाहिए? आईटीसी के शेयर में 450 रुपए के आसपास है, यहां से चला था फिर वहीं आ गया। ठीक है, सनी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुमित जी, आप जरा चेक करके बताइए आईटीसी कितना पोटेंशियल है इसमें, और नतीजों से पहले क्या सलाह देंगे आप? देखिए, वैसे तो सिगरेट्स पे टैक्स जैसे हर बार कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इम्प्लाई करती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो थोड़ा सा वीकनेस है, तो बेटर रहेगा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अगर 450 का लेवल जो है वो ब्रेक हो रहा है तो स्टॉक अपना 200 मूविंग डे जो है वो लूज करेगा। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे आप मेंटेन करके रखिए 450, और स्टॉक ने अपनी काफी पुराना एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन आने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा बेयरिश व्यू है। वेट कीजिए न्यू एंट्री का, यहाँ पे कोई भी न्यू एंट्री फिलहाल नहीं बन रही है, लेकिन 450 पे मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दूंगा। ठीक है, 450 पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है। लेकिन अंशुल, आप ये बताइए, क्या ओएनजीसी में भी, कोल इंडिया में भी जो सरकारी जो शेयर हैं, हालांकि वे बहुत चले हैं, पिछले दिनों थोड़ी सी थकान आई थी, क्या यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर लें या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके बने रहें? देखिए, पर्टिकुलरली ओएनजीसी की अगर बात करें तो आज फ्रेश ब्रेकआउट है, और कोल इंडिया में भी आज फ्रेश ब्रेकआउट है। दोनों में ऑलमोस्ट ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ डे हाई पे क्लोजिंग है, तो यहाँ पे बल्कि बीटीएसटी करना ज्यादा वाइबल सौदा रहेगा, क्योंकि कोल इंडिया में लगभग 15-17 दिन की एक कंसोलिडेशन थी, और 23 तारीख को एक बड़ी फॉल आई थी जिसको भी रिकवर करके उसके हाई के ऊपर निकले हैं। तो कोल इंडिया बेटर बीटीएसटी है, और दोनों करना चाहें तो कोल इंडिया और ओएनजीसी दोनों कर सकते हैं, बट कोल इंडिया बेटर ट्रेड रहेगा। ठीक है, कोल इंडिया बीटीएसटी के लिए भी ठीक है। अभी बीटीएसटी की झड़ी लगने वाली है थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले एक बीटीएसटी आपको अंशुल की तरफ से मिल गई है। तो कोल इंडिया 412 रुपए का भाव है, 6% ऊपर है। मौके इसमें अभी और हैं कल के ट्रेड को लेकर भी। देखिए जरा डीलिंग रूम का माहौल, मूड चेक करते हैं। शरद हमारे साथ हैं खास सेगमेंट लेकर, जिसका नाम है खबर गर्म है। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे जो है हमारे डीलर्स के साथ बातचीत हुई है, और इंटरेस्टिंगली पता चला कि एचएनआई सेगमेंट में जो है स्टॉक की एब्जॉर्प्शन अच्छी देखने मिल रही है, थोड़ी करधारी शुरू हो गई है। 24 जनवरी को इनके तीसरे तिमाही के नतीजे आए थे, जो थोड़े से वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे, लेकिन उसके बाद जो है मुनाफा वसूली के बाद आज जो है स्ट्रेंथ पकड़ी है स्टॉक में, और एचएनआई सेगमेंट में जो है डीलर्स कह रहे हैं कि यहाँ बाइंग देखने मिल रही है। ऑफकोर्स जो Q3 नंबर्स थी, वहाँ पे जो ट्रेड डिस्ट्रप्शन था रेड सी के कारण, जहाँ पे उनके एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स को इम्पैक्ट पड़ा था। हालांकि बाजार का मानना है कि ये बड़ी एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, और अगर डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में बात करें तो वॉल्यूम्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। लगभग 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है, और मार्जिन्स में भी उछाल देखने मिली है। एक री रेटिंग ट्रिगर भी है जो बाजार का मानना है कि स्टॉक को री रेट कर सकता है, वो है कमिश्निंग। जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होती है उसको लेके कमिश्निंग हो सकती है उनकी JNPT सेक्शन को। और नुवामा ब्रोकिंग हाउस ने भी कहा है कि जो उनकी ओवरऑल अर्निंग्स है अगले 3 से लेके 4 साल में 2 गुना हो सकती है। अभी ऑफ कोर्स ये जो वॉल्यूम रहेगा ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरफ से वॉल्यूम रहेगा, तो इसके लिए जो है आज स्टॉक में जो है एचएनआई सेगमेंट में अच्छी बाइंग भी देखने मिल रही है। नहीं शरद जी, आपका शेयर काफ़ी बेहतर है। मैं बोलूँगा थोड़ी देर पहले राहुल शर्मा हमारे साथ थे, तब मैंने से आपके आने से पहले मैंने यही शेयर ही उनसे पूछा, क्योंकि इसमें ना F&O में बहुत अच्छी पोजीशंस बन रही है। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं भैया, इस शेयर के साथ बने रहो बकायदा, और आप जो बता रहे हो कि इसमें बकायदा एचएनआईज खरीद रहे हैं, ये डाटा ऐसे नहीं बन रहा है F&O के अंदर। ये कोई ना कोई इसको खरीद रहा है, अच्छे से एकोमुलेट कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं कि 1000 तक भी चला जाए। मोतीलाल ओसवाल ने भी आज ही एक रिपोर्ट छापी है, और मैं उसका टारगेट बताऊं कितना है, 990, यानी करीब करीब 1000 रुपये के आसपास का टारगेट है कंटेनर कॉर्पोरेशन का। तो ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर खबर भी है, रिपोर्ट भी मैंने आपको बता दी, और साथ ही एक व्यू पॉइंट ऑलरेडी सर ने हमको शेयर कर रखा है, राहुल जी ने, तो आपको एक पक्का हमने आपके लिए काम कर दिया। आगे बढ़ें, जरा स्पीड से 1-2 शेयर और पता कर लेते हैं। जरा मैं चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पे पोजीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है कुछ एक शेयर की। अच्छा अंशुल, कोई BTST का सौदा है तो जरा बताओ ना, फिर लेट ना हो जाए। और आप तो मिड कैप के और कैश के स्टॉक्स देने में माहिर हो, जरा वही दो।
अगर यहाँ से BTST करके जाना है तो एक RTN इंडिया शेयर लग रहा है, यहाँ पे अगले 2 से 3 दिन में तेजी बनी रहनी चाहिए। लगभग 8 से 10% का मूव आराम से मिल जाएगा। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। हमने अपने क्लाइंट्स को भी 85 में रिकमेंड किया है, 84.5 चल रहा है। और डिम्पी जी, शो के स्टार्टिंग में मैंने ट्रेंड लाइन की बात की थी बैंक निफ्टी पे, फ्यूचर्स पे उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, तो मैं बैंक निफ्टी पे भी BTST दे सकता हूँ। यहाँ से 200 से 300 पॉइंट की तेजी अगले 1 से 2 दिन में बैंक निफ्टी पे भी बन जाएगी। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। बेहतरीन सर, शानदार, मज़ा आता है, यही होता है ना मज़ा। सामने सामने बंदा बता रहे चैलेंज के साथ कि अभी ब्रेकआउट होगा और अभी आप पकड़ना। और देखो मेरे को ये बात बताते हुए अच्छा लग रहा है कि उस समय करीब हम थे 300-350 के आसपास, अब हम वापस से 500 आ गए और ये ब्रेकआउट का कमाल आपको बिल्कुल लास्ट में दिख रहा होगा। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही बढ़िया अंशुल। मैं आपको बताऊं, आपके ना जो ट्रेड होते हैं ना, पहले मैं 1-2 बार नोटिस कर लेता था, फिर मैं थोड़ा आया गया कर देता था। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, ऑनेस्ट इस मामले में मेरे को कुछ छुपाने वुपाने से ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं ना आपके सौदे को ना बाकायदा 3-4 दिन तक लगातार ट्रैक करता रहता हूँ कि अच्छा अंशुल ने शेयर बताया क्या है। पहले कहा सुमित जी के साथ भी होता था, अब मैं सुमित जी के सारे शेयर पकड़ रखता हूँ। सुमित जी, आपको ध्यान है 3-4 दिन पहले हमने एक 4500 की कॉल के बारे में डिस्कस किया था, जिस दिन पहली बार रिवर्सल आ रहा था बैंक निफ्टी में, आपको ध्यान होगा, थर्सडे का दिन था वो। और वो कॉल की आज हालत क्या आप खुद ही देख के बता सकते हो, क्या ज़बरदस्त वो कॉल चली होगी। वो अभी ग्रीन शूज़ थे, हमने एक वर्ड भी इस्तेमाल किया, अभिषेक आप भी गवाह होगे इसकी। ग्रीन शू करके हम वर्ड बोल रहे थे कि पहले आपको बैंक निफ्टी ग्रीन शूज़ दिखाएगा, ग्रीन शूज़। ये ना कुछ पहचान के लिए भी वर्ड डालते रहते हैं हम, ताकि आपको और हमको रिकॉल रहे। अच्छा दिव्य, काम करते हैं, ये तो पुरानी बात होगी। आज हमने क्या कहा और बाजार कैसे चला, उसकी एक झलक जरा दर्शकों दिखाते हैं। चलिए वो भी दिखा दीजिए, देख लेते हैं पहले ये। ठीक है, थोड़ी देर में हम लेकर आते हैं, बिल्कुल मुकम्मल तरीके से उसको लेके आएंगे। नहीं पे अपनी बात जरा पूरी कीजिए। हाँ, मैं एक कह रहा था कि जो अंशुल ने एक तो हमको ट्रेड दिया है रतन इंडिया का, और दूसरा बैंक निफ्टी का BTST दिया है। मेरे को ना एक बार जरा सुमित जी आप भी मेरे को एक सौदा दो, एक ही ट्रेड दो, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए बॉस, मेरे को एक ही ट्रेड दो आप, हाई कन्विक्शन ट्रेड। यहाँ पे नजर है अपोलो हॉस्पिटल पे। अपोलो हॉस्पिटल ने आप देखेंगे तो पिछले वीक ही अपना न्यू हाई टच किया था, उसके बाद छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आया था, लेकिन आज एक फ्रेश यहाँ पे मूवमेंट हमें लग रहा है कि फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप ट्रेड पकड़िए। करंट मार्केट प्राइस है 6330 का, स्टॉप लॉस मेंटेन रहेगा 6210 का, और ये स्टॉक अपना न्यू हाई की तरफ जा सकता है। तो BTST, और अगर आपको नेक्स्ट वीक तक मतलब स्विंग ट्रेड के लिए होल्ड करना है तो 6500 का टारगेट। अपोलो हॉस्पिटल में अब BTST के मौके हैं, लेकिन हम जिस निफ्टी की बात कर रहे थे, डिम्पी ने सुबह आपको बताया था कि आज के लिए पहला टारगेट 21,500, उसके बाद 21,800, 21,752 तक तो गया, तो 40-50 अंकों का फासला रह गया, 350 अंक चल गया आज निफ्टी। और निफ्टी बैंक के लिए जो टारगेट दिया था 45,500 का दिया था। क्या कहा था, बाजार की चाल कैसी रही, एक झलक देखिए उसकी आप। बजट से पहले अगर आपका 21,800 आ जाता है ना, तो बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट, बैठ जाओ, बजट के लिए वेट करो अभी आप। और बैंक निफ्टी में अगर बजट से पहले 45,500 और 46,000 दिखाता है, बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट। अभी आप पूरा माल ना खरीदो, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 21,500, हो सकता है गैप के साथ मिल जाए, ये पार होगा तो 21,800 पे जाना, बस, इससे ज्यादा नहीं। 21,500 पहला टारगेट था, हाँ अचीव्ड। हाँ, अच्छी मोहर लगवा देता हूँ, सबसे मोहर पहले। लगवा दीजिए भले। सील बंद मोहर जो होता है हाँ, पोस्ट ऑफिस में लगता है, एक बार लग गया तो फिर बिल्कुल बिल्कुल एक मोहर लगा दीजिए। टारगेट अचीव 21,500, अगला टारगेट 21,800। 21,800 के लिए बने रहना चाहिए और अपना ट्रेल करना चाहिए। 21,500 का टारगेट थे, अचीव हुए। आप देखो उसके बाद 45,500 लगाने के बाद करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर से हल्का हुए हैं। तो मुनाफे के बाद सिर्फ ET Now स्वदेश पर। डिम्पी, कैसा लग रहा है आपको? राहत फील होता है थोड़ा राहत भी जब हम बोलते हैं कि अच्छा ये टारगेट है, तो बहुत जिम्मेदारी होती है बोलने में। ये बहुत जिम्मेवारी भी होती है, उसके साथ साथ में मार्केट का भी सपोर्ट चाहिए होता है। ये अंशुल अच्छे से जानते हैं, ये बात सुमित भी अच्छे से जानते हैं कि जब आप कोई कमिटमेंट करते हैं किसी तरह की बात, ये इसके पीछे बहुत मेहनत और बहुत लगन चाहिए होती है। और दूसरा पॉइंट मैं फिर से बोलूँगा कि ना, पैसा आप थोड़ा धीरे धीरे कमाओ मार्केट के अंदर। एक दिन में सारे ट्रेड मत लो, एक दिन से सारे ट्रेड मत बेचो। ये बात मेरे को कहने में क्या फ़र्क पड़ सकता है, जब मैं 21,800 का टारगेट दे सकता, ये भी कह सकता रहा 100% ले लो आप। लेकिन हमने आपको बाकायदा कैटेगरी लिखवाया कि 20 से 30% लो। और मैं बताता हूँ इस 30% लेने का फ़ायदा क्या हुआ होगा। आप ना अभी तक लेके बैठे हो इस सौदे को और आपने पूरा पैसा कमाया। अगर आप 100% लेके बैठते ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप 150 पॉइंट पर निकल गए होते। क्योंकि हम सब नहीं है, हमारे इतने अंदर कैपेसिटी, हम इंस्टीट्यूशनल नहीं है,
हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा हम कौन हैं। हम बाजार में रिटेलर हैं, हम स्विंग ट्रेडर हैं, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। पहले अपने आप को डिफाइन तो करें हम सब कौन है। छोटा सा प्रश्न भी एक और है, हाँ बताइए। वो 50 पॉइंट के लालच के लिए भी बने रहें या फिर अब चूंकि दो तीन दिन का तो एक ही दिन मिल गया तो निकल जाए आज? देखिए अभिषेक सामने खड़े हैं, अब 80 पॉइंट से खुला था ये निफ्टी, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े गैप के साथ, 80 पॉइंट से खुला था, अब ये 380 पॉइंट है। अब आपके ऊपर है कि आप 50 पॉइंट के लिए रुकना चाहते हो कि आपको 250-300 पॉइंट जो खुलने के बाद मिले वो बुक करना है। मैं बोलूँ अगर मैं आपकी जगह होता या मैं एक रिटेल ट्रेडर होता तो मैं तो प्रॉफिट बुक करके बाहर बैठ जाता। मैं खुद तो मेरा ऐसा मानना है कि 50 रुपए के चक्कर में 250 रुपए ना जाए, इसलिए अच्छा बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट। हमने सुबह भी यही कहा था और हम कल फिर आ रहे हैं ना, मेहमान तो हमारे साथ हैं। और एक और चीज़, अभी आपने ना अंशुल को ये बात सुनते हुए देखा है कि वो कह रहे हैं कि BTST आप बैंक निफ्टी पे करके जाओ। मैं ना अंशुल के साथ जा सकता हूँ, अगर मैंने दोनों इंडाइसिस पे ट्रेड किया है मैं निफ्टी का सौदा बुक करूंगा, मैं बैंक निफ्टी पे सौदा एक बार लेके जा सकता हूँ क्योंकि मेरी आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी हो रही है, 45,500 ऑलमोस्ट मैं डे हाई पे क्लोज कर रहा हूँ। तो आप दो में से एक काम करो, एक को ले जाओ एक को छोड़ दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। और हम कोशिश करते रहेंगे कि बीच बीच में कुछ और ट्रेड आपको बताएं। दोनों शेयर आपने अगर नोटिस नहीं किया तो मैं वापस से बता देता हूँ। अंशुल ने दिया है रतन इंडिया, एक कैश का स्टॉक है, वॉल्यूम चेक करके लेना, अपना कंप्लायंस चेक कर लो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और जो सुमित ने ट्रेड दिया है वो अपोलो हॉस्पिटल दिया है, और साथ में अंशुल ने एक बैंक निफ्टी इंडाइसिस के बारे में भी आपको जिक्र किया है। ठीक है, ठीक है, तो ये ट्रेड्स आपके लिए। और सुमित जी एक प्रश्न हमारे एक सहयोगी का है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये MRF क्यों चल रहा है? मतलब MRF जैसा हैवी वेट 1,40,000 रुपये के भाव वाला शेयर 5% ऊपर है, हम C8 अपोलो टायर भी चेक करें उतनी रौनक तो नहीं है। तो आपके पास क्या इस प्रश्न का जवाब है सुमित जी? अभिषेक जी, अगर ये फंडामेंटल क्वेश्चन आप सनी जी से लेंगे तो ज्यादा बेहतर हमसे आंसर वो दे सुमित जी, सनी जी नहीं, आप फंडामेंटल नहीं, आप टेक्निकल, आप चार्ट चेक करके एक मुकम्मल राय दे दीजिए। आप करना क्या है? चार्ट स्ट्रक्चर तो बिल्कुल अभी भी होल्ड करने वाला ही सजेशन है। आप देखिए पिछले 3 से 4 दिन का जो सेशंस है, एक 1,36,000 का जो था एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ था, 3 दिन का कंटिन्यू सेम लो बना था। तो अभी भी मैं वही एक सजेशन दूंगा, 1,36,000 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। अगर यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, जो प्रीवियस हाई बना था लास्ट वीक, दैट इज अराउंड 1,50,000, तो यहाँ पे माइट बी फ्रेशली एक फ्रैगेंट पोल का ब्रेकआउट आ सकता है। तो 1,50,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर टारगेट 1,64,000। एक बार के लिए टच किया था हमारे अपने 1,50,000, उसके ऊपर फिर से अगर निकल जाता है तो फिर से 13-14,000 रुपए, 100 की बात नहीं हो रही है, 1,43,900 रुपए MRF के शेयर का भाव आज हम देख रहे हैं। अंशुल, आप जरा ना ये एग्री रिलेटेड जो कंपनीज हैं और खासतौर से पंप और पाइप वाली, उसमें हम देखने की जैसे आग लगी है और हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि बजट में एग्री के लिए, रूरल इंफ्रा के लिए बहुत कुछ शायद सरकार बजट में अनाउंस करे। हालांकि इंटरिम बजट है लेकिन फिर भी फोकस सरकार का बना रहेगा। शक्ति पंप में आज हमने देखा कि 20% का सर्किट लग गया, रोटो पंप का शेयर चल रहा था। अगर थोड़े कूल ऑफ होते हैं तो क्या इसमें मौके बनेंगे या फिर अब बहुत हीट हो गए, अब हाथ जल जाएगा? देखिए अभिजीत जी, जनवरी के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था टेक्समो पाइप का शेयर, जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 140 से 150 रुपए का टारगेट आएगा, तब 76 रुपीज चल रहा था, आज 89 रुपीज का अपर सर्किट है। ये वीकली चार्ट पे एक बहुत बड़े ब्रेकआउट पे बैठा है 90 रुपए 50 पैसे के। जैसे 90 रुपए 50 पैसा निकलता है, इसमें 140 रुपए का टारगेट ओपन होगा। लगभग जितने पाइप के स्टॉक्स हैं सबके चार्ट सिमिलर पैटर्न पे हैं। सबसे तेज मुझे टेक्समो पाइप लग रहा है, और पिछले 3 से 4 बजट में ये स्टॉक हर बार 40 से 50% का रिटर्न दिया है, प्री बजट और बजट के टाइम में। तो यहाँ भी ऐसा 140 तक का मूव लग रहा है। बढ़िया है, बड़े मूव्स यहाँ पर दिख रहे हैं अंशुल को टेक्समो पाइप्स में भी। लेकिन अब बिल्कुल हम क्लोजर टू बजट हैं तो इवेंट्स जो होंगे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहाँ नजर कल होगी ये बताने के लिए हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ गई हैं। स्नेही, बताइए फोकस कहाँ पर होगा कल?
जी आइए तो देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन सी क्यूज़ है जो महत्वपूर्ण है और आपकी नज़र कल के सेशन में कहां पर रहनी चाहिए। कल सबसे बड़ा यूएस FOMC का जो पॉलिसी मीटिंग है कल उसकी शुरुआत होगी। उसका रिजल्ट थर्सडे को आएगा पर कल उसकी शुरुआत होगी, तो इस पर ध्यान रखिएगा। Q3 अर्निंग्स की बात करते हैं तो निफ्टी के पैक में से डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फिनसर्व और L&T इन तीनों कंपनी के Q3 के नतीजे डिक्लेयर होंगे, तो इन कंपनीज पर अपना ध्यान रखिएगा। और नॉन निफ्टी पैक में तो कई सारी कंपनियां हैं जिनके नंबर डिक्लेयर होंगे। M&M फाइनेंस, KPIT टेक, वोल्टास, पिरामल फार्मा, KC इंटरनेशनल, PB फिनटेक, कोचिन शिपयार्ड, श्याम मेटालिक्स और बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इन सारे काउंटर्स पर कल के लिए अपना ध्यान बनाए रखिएगा। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करते हैं तो कल आखिरी दिन है सीमेंस और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के शेयर खरीदने का, उनके डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए। स्किपर का राइट्स इश्यू कल बंद होगा और धामपुर शुगर का जो बायबैक है वो भी कल बंद होगा, उसका आखिरी दिन है कल, तो इन दोनों काउंटर्स पर भी ध्यान रखिएगा। और कीस्टोन रियल्टर्स और SRF इन दोनों के बोर्ड पूंजी इकट्ठा करने के लिए यानी फंड रेजिंग के लिए कल मिलेंगे, तो इन दोनों काउंटर्स पर भी ध्यान रखिएगा। और जब प्राइमरी मार्केट्स की बात करते हैं तो IPO के क्षेत्र में BLS ई-सर्विसेज IPO, ये IPO का कल पहला दिन होगा और ये 3 दिन के लिए खुला रहेगा, तो इन सारे क्यूज़ पर कल के लिए अपनी नज़र बनाए रखिएगा। ठीक है स्नेह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सब कुछ बताने के लिए। खैर आज हम मार्केट्स पे अच्छे क्लोज करके जा रहे हैं। आप देखो ना, आप स्क्रीन को देखो, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। आज 400 पॉइंट करीब निफ्टी ऊपर है और 21,750 पे हम आ गए हैं। बैंक निफ्टी भी जैसे अभी बता भी रहे थे अंशुल आपको कि 45,500 एक ट्रिगर पॉइंट हो गया, एक नए लेवल्स के लिए तेज़ी है। और मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा ना, मैं आवरली चार्ट पे देख रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा ना कोई बड़ी बात नहीं है, 46,500 पे भी हो जाओ बजट तक। याद रखना ये लाइन, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप 46,500 भी बजट से पहले ही हो जाओगे, ऐसा देख के लग रहा है डाटा को। बट फिर भी आप थोड़ा सावधान रहो, सचेत रहो। प्रॉफिट छूटता है तो छूटने दो, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट रखो, सेफ्टी ख़राब नहीं होनी चाहिए। 2 लॉट 4 लॉट से हल्का हल्का काम करो अभी, उसके बाद जब आएगा तब मौका देखेंगे। तब 1-2 शेयर पता कर लेते हैं ज़रा सर से और कुछ ट्रेड करते। अच्छा अंशुल, कोई और सौदा है क्या रतन इंडिया के अलावा में? देखिए, एक रिलायंस इंफ्रा में है, अब ADAG लोग करते हैं नहीं करते, लेकिन रिलायंस इंफ्रा में लास्ट वीक भी मैंने कहा था VCP का बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के पॉइंट पे ये 4 हफ्ते 6 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है। आज ओपन लो के साथ चला है, थोड़ा सा वॉल्यूम मिसिंग है, लेकिन 232 निकलने के बाद इसमें वॉल्यूम भी आना स्टार्ट होगा, तो 280 285 तक का ये लेवल दिखा सकता है और प्रोबेबली 1 से 1.5 हफ्ते में इसके टारगेट आ जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जुड़ी हुई कंपनी है, तो आप ज़रा इसको भी देख सकते हैं और ये शेयर भी सर की लिस्ट में है। और मैं आपको बता दूं SEZ से जुड़ी हुई जो कंपनीज है ना, आप उसको इग्नोर ना कीजिएगा। रिलायंस के अंदर आज जो बड़ी तेज़ी है, क्या खाली क्रूड की तेज़ी है? नहीं, इसमें SEZ का भी पार्ट हो सकता है। रिलायंस के बाद बहुत से SEZs हैं। दूसरी बात, रिलायंस के पास क्रूड का बेनिफिट आ गया। तीसरा, लीडरशिप आ गई। चौथा, हमने सुबह आपको FIs का नंबर नोटिस कराया था 20%। FIs जब भी मार्केट के अंदर आएगा बड़े शेयर से ही आएगा, 7% से आया। ONGC इसका पीयर है, ONGC बिजनेस में इसका पीयर है। एक सरकारी कंपनी है और एक गैर सरकारी कंपनी है, दोनों के आप ट्रेड देखो, दोनों 7-7, 8-8% एक के साथ चले हैं। और एक ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी देर पहले आपको हमारे साथ जुड़े थे राहुल शर्मा जी, वो बता रहे थे कि क्रूड जब भी चल रहा है ना तो एक कॉशियस का स्टांस भी देके चलता है। मैं उसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मानता हूँ। एक काम करते हैं, सृष्टि से हम जरा फटाफट से जुड़ लेते हैं, बाजार बंद होने को है। डॉक्टर रेड्डीज के ना नंबर आने हैं, तो उसका थोड़ा प्रीव्यू उन्होंने तैयार किया हुआ है, उससे पता कर लेते हैं। सृष्टि, तीसरी तिमाही के नंबर्स कैसे आ रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज के? ठीक ठाक नतीजे देखने को मिल सकते हैं डॉक्टर रेड्डी से, क्योंकि अगर हम साल दर साल देखें तो इनके मुनाफे में बढ़त हम उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि तिमाही दर तिमाही 10% का डिक्लाइन वहाँ पे हो ज़रूर सकता है और इसके कई सारे फैक्टर्स जो हैं उनमें से एक अहम फैक्टर है US बिजनेस सेल्स, जहाँ पे तिमाही दर तिमाही और साल दर साल एक पुश ज़रूर मिलेगा सेल्स के फ्रंट पे। पर जिस तरीके से प्राइस इरोजन देखने को मिल रहा है उससे US सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद हम वहाँ नहीं कर रहे हैं और इंडिया बिजनेस में भी सिंगल डिजिट ग्रोथ की ही उम्मीद है डॉक्टर रेड्डी से। अब नंबर्स की बात करें तो इनकी आय करीब 7,000 करोड़ के आसपास रहने की हमारी उम्मीद है, जहां पे तिमाही दर तिमाही देखें तो लगभग सपाट ग्रोथ रहेगी ये। वहीं EBITDA मार्जिन फ्रंट पे भी सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, 2020 करोड़ हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। मार्जिन में थोड़ा सा डिक्लाइन ज़रूर आ सकता है। अगर साल दर साल देखें तिमाही दर तिमाही ये सपाट रह सकते हैं, 29% हमारी उम्मीद है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 1340 करोड़ के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी का मुनाफा आना चाहिए। वहीं जैसे मैंने बताया, नॉर्थ अमेरिका सेल्स तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों में ही करीब 6 से 9% की हम बढ़त देख रहे हैं।
वहीं जो इनकी अहम दवा है जी रेवलिमिड सेल्स, वहाँ से खास तौर से पुश ज़रूर देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा इंडिया सेल्स में एक इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा क्योंकि एक्यूट सीजन जो था वो काफ़ी वीक रहा है इस बार, और साथ ही जो कंपनीज़ ने अपने ब्रांड्स को डाइवेस्ट कर दिया था, बेच दिया था, उसका भी अब कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, जिसके चलते सिंगल डिजिट ग्रोथ की ही उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर रेड्डी से। तो बहुत ज़्यादा खास नतीजे तो नहीं उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा था कि सिप्ला के नतीजे काफ़ी दमदार आए थे, पर यहाँ पे जो इंडिया बिजनेस से बहुत ज़्यादा पुश नहीं मिलेगा डॉक्टर रेड्डीज़ को। इसके चलते कुछ मिले जुले नतीजे हम उम्मीद कर रहे हैं, पर अहम बात ये होगी कि आगे के लिए नॉर्थ अमेरिका मार्केट के लिए स्पेशली आने वाले 12 से 15 महीने में कंपनी क्या कुछ लॉन्चेस कर सकती है, कहाँ वो पोटेंशियल देख रही है, इन सभी फैक्टर्स पे हमारी नज़र रहेगी। अच्छे से बता दें, एक पॉइंट मेरे को आपसे सिर्फ पता करना है, एक बार जरा स्क्रीन पे वापस से नंबर दिखाओ, उसमें मार्जिन वाला एंगल दिखाओ जिसमें कम हो रहा है थोड़ा सा मार्जिन। ये ज़्यादा प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना, मार्जिन कम हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट तो हर कंपनी दिखाएगी अपने हिसाब से। सृष्टि सुन पा रहे? हाँ जी बताइए। मार्जिन से जो 30.5 से करीब 28.5 हो गए हैं, ये कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना? नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि हम साल दर साल देखें तो थोड़ा सा गिरावट वहाँ पे ज़रूर रहेगा, पर तिमाही दर तिमाही ये स्टेबल मार्जिन्स माने जाएंगे, जिसके चलते मार्जिन्स पे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वहाँ पे कट आना चाहिए। पर जी हाँ, इंडिया बिजनेस अगर बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है मार्जिन्स को यहाँ से भी एक पुश ज़रूर मिले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से डिटेल से आपने हमको बता दिया। देखिए प्रॉफिट ठीक आ रहा है लेकिन मार्जिन्स पे थोड़ा दबाव है, लेकिन जब मैंने पूछा कि मार्जिन्स पे ज़्यादा दबाव है तो पता ये लगा कि नहीं, ज़्यादा नहीं है, 28% मार्जिन्स भी कम नहीं होते हैं। और अगर इंडिया का बिजनेस ठीक होगा तो मार्जिन्स पे ये कट भी शायद नहीं आए, हो सकता है फ्लैट ही हो जाए, हो सकता है ½ % और इंक्रीज़ हो जाए, 29 समथिंग आ जाए, 28 समथिंग की जगह पे। सुमित जी एक बार ज़रा चेक करना, मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे को इसका आर्ली चार्ट देख के और डेली चार्ट देख के कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि नंबर इसके ख़राब आ रहे हैं, बट मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी है 6000 रुपये का और शेयर खड़ा 5850 पे, तो 150 पॉइंट का हेर फेर है। सुमित जी ज़रा गाइड कीजिए। डिम्पी जी देखिए, बिल्कुल आपने जो बात बोली, यहाँ से स्टॉक ने 2 से 3 बार जो अपना 5900 का जो लेवल है वहीं से ही बार बार रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पे अभी भी हम वेट करेंगे। पिछली बार हमने भी सेम लेवल पे बाय दिया था और स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए बोला था 5760, तो ये 5760 आप देखिए तो अप्रोक्सीमेटली 5700 का ही यहाँ पे बेस बना के फिर से रिटर्न हो रहा है, तो मैं अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा। 5900 जैसे ही स्टॉक क्रॉस कर रहा है 6400 की तरफ अप्रोच कर सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच का सिनारियो रहेगा। देख पा रहे हैं ना, यही एक रेजिस्टेंस कह रही है जो हम सर के सामने भी डिस्कस कर रहे थे आपको। आप देखो पहली बार का रेजिस्टेंस है, ये करीब अगस्त का है, उसके बाद हम कभी पार नहीं हुए, फिर से टेस्ट करने गए थे जैन को, तो अब हम फिर से आज अब फरवरी की हम स्टार्टिंग में पहुंच रहे हैं ऑलमोस्ट, तो ये रेजिस्टेंस एरिया पार नहीं हो रहा। रिजल्ट हो सकता है करा दे, लेकिन फिर भी जब तक पार नहीं होता बड़ा सौदा लेना नहीं, छोटा मोटा ट्रेड आपको समझ में आता तो ले लेना, तो छोड़ देना, रिजल्ट आने के बाद देख लेंगे, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। ये आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज पे रिकमेंडेशन है। अभिषेक, डॉक्टर रेड्डीज होटल स्टॉक्स में देख रहे कि कुछ जो थोड़े से कम चले थे, जैसे कि इंडियन होटल्स 5% के आसपास की तेजी आज के सत्र में है। सुमित जी, ये तेजी आप एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं आगे भी? जी बिल्कुल, होटल स्टॉक्स पे काफी अच्छा हमारा नजरिया है। हमें लग रहा है कि बजट में भी गवर्नमेंट इस पे काफी अच्छा फोकस कर सकती है। आप रिसेंटली देखिए जो इवेंट्स हुए थे, लक्षद्वीप का हो गया, अयोध्या का हो गया, यूपी में टूरिज्म बहुत ही आगे जा रहा है, तो इंडियन होटल्स इज वन ऑफ द लीडिंग। तो हमें लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे जिनके पास पोजीशन है आप यहाँ पे बनाए रखें, और जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है थोड़ा सा आप डिप्स का वेट कर सकते हैं टिल द लेवल्स ऑफ 480। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए ऑल ओवर 465 का, और हमें लग रहा है कि ये न्यू हाई अभी भी बने रह सकता है और 540 का नेक्स्ट टारगेट आ सकता है। यहाँ पे 540 का अगला टारगेट। बाजार बंद होने में अब 2 मिनट से भी कम का समय रह गया है। आपको हम ट्रेड नहीं जानेंगे, बाजार में क्या कुछ हुआ उसका एक रिकैप आपके सामने रखेंगे, और कहते हैं कि जब दिग्गज चलते हैं और ये वेटेज वाला खेल तो है ही कि अच्छा उसके बाद बाजार का मूड माहौल पूरी तरह ठीक हो जाता है। आप देखिए आज छोटे मझोले शेयरों में भी एक्शन रहा, यहाँ तक कि चाय वाले शेयर, चीनी वाले शेयर, वहाँ भी चीनी वाले मिठास रही, चाय वाले में गर्मी रही। जयश्री टी में 10% के आसपास का उछाल रहा, हैरिसन मलयालम 5% ऊपर रहा। अब शुगर की बात करें तो बजाज हिंदुस्तान, शक्ति शुगर, धामपुर, ये तमाम शेयर आज चलते हुए दिखेंगे। लेकिन रिलायंस की जो गर्मी है इसके नतीजों के बाद से ही लगातार ये बनी हुई है।
बढ़िया मार्जिन रिपोर्ट किया था कंपनी ने। नवंबर में 4% रिलायंस चला है, दिसंबर में 8%, जनवरी में अब तक ये 12%, और अभी भी इसका जो RSI है वो क्या कंफर्ट वाले रेंज के अंदर है? अंशुल जरा आप चेक करेंगे। देखिए रिलायंस में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 80 हफ्तों का ब्रेकआउट आया था और ब्रेकआउट लेवल 2600 था। तो यहाँ से मैंने टारगेट भी दिया था 3200 रुपए का एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म 3 से 4 महीने का टारगेट, और तब भी मैंने कहा था कि अगर निफ्टी को 22,500 और उससे ऊपर जाना है तो रिलायंस का चलना जरूरी है। तो यहाँ से रिलायंस अभी भी मुझे 3200 रुपए का टारगेट दिख रहा है और अगले 1.5 से 2 महीने में टारगेट कंप्लीट हो सकता है। अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ 30 सेकंड बाद क्लोजिंग मिल जाएगी। इंडिया विक्स देखते ही देखते करीब 14% ऊपर है। चिंता की बात भी है, अच्छी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है कि इसकी वजह से ही आप चले हो, और चिंता की बात है अगर ये ज़्यादा चलेगा तो फिर ये ट्रिगर भी करवाएगा प्रॉफिट बुकिंग को। तो इसलिए बी अवेयर, सावधान, बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट वाला कंसेप्ट पे काम करो जो आपको मिल रहा है। ज़्यादा बड़ी पोजीशंस ना रखो, जो भी रखना कम रखो ताकि आपसे अच्छे से हैंडल हो जाए। करीब 390 पॉइंट आज हम ऊपर क्लोज कर रहे हैं। आप एडवांस डिक्लाइन देखोगे तो 1:2 है आज की रेशो में, लेकिन वेटेज का गेम फिर से हुआ। आज रिलायंस आपके पक्ष में आके खड़ा हो गया। HDFC ने अपनी बढ़त तो नहीं दिखाई, लेकिन गिरावट को सिर्फ कैप कर दिया, तो वो आपके लिए अच्छी बात थी। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आप निफ्टी बैंक आज करीब 45,500 के आसपास क्लोज हुआ है। अच्छी बात है कि दोनों की क्लोजिंग ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास हुई है, और अगर कल सब कुछ ठीक रहता है तो फिर से एक गैप करके जो शॉर्ट्स वाले हैं उनको थोड़ा फंसा सकते हैं और आगे चला सकते हैं। कुल मिला के आज का सारा क्रेडिट मैं 3 लोगों को दूंगा। फर्स्ट HDFC बैंक को कि उसने गिरना बंद कर दिया, दूसरा क्रेडिट दूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को और ONGC को, जिनकी कंबाइन हेल्प से आज बाजार ने अपना मूड एंड माहौल को ठीक किया। थर्ड दूंगा मैं इंडिया विक्स को क्रेडिट। इंडिया विक्स आज इतना नहीं ऊपर होता तो इस तरह का मूव भी आप नहीं होता। और चौथा मैं क्रेडिट दूंगा FIs को कि जिनके 20% ही लॉन्ग रह गए, वो ये तो एक्सचेंज का भला और एक्सचेंजेस के साथ साथ सेबी का भी भला हो कि वो हमको ये डाटा रोज प्रोवाइड करते हैं शाम को क्लोजिंग के बाद। हमको पता तो लगता है कि FIs की लॉन्ग और शॉर्ट होल्डिंग कितनी है, अगर हमें पता ही नहीं लगता तो हम तो आज ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर बैठते। तो इसके लिए मैं एक्सचेंजेस का भी धन्यवाद बोलूँगा और सभी का भी धन्यवाद बोलूँगा कि डाटा जो आप दे रहे हो या जो प्रोवाइड होता है हमको क्लोजिंग में भाव कॉपी में, वो बहुत ही शानदार होता है। सुमित जी थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और अंशुल थैंक यू वेरी मच, और आप जल्दी जल्दी आया कीजिए शो में, बढ़िया बढ़िया ट्रेड लेके आपसे हम वापस और बात करेंगे। और अभिषेक को और मेरे को तो आप इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन अगला कार्यक्रम मनीष लेके आ रहे हैं और मनीष मेरे साथ ही हैं। मनीष जी आज मैं दिल्ली से नहीं बोल रहा, आपको मुंबई से टॉस कर रहा। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी तारीफ कितनी बार करूँ। नहीं बस एक ही बात। कभी से कहावत है ना, एक ही दिल को कितनी बार जीतेंगे। कितनी बार? स्वदेश के दर्शकों को एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतेंगे। नहीं वही जी, आप ज़्यादा बोलिए तो तनाव हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं कि आप बात कह के आप मेरे को ये कर रहे हैं कि कल के लिए भी आप ऐसे कुछ रखो, ऐसा रोज रोज नहीं हो सकता, तो मुश्किल होता है। पिछले तो आपको बीच में बैठाया, सुबह मैं उधर बैठा हुआ था, अभी तो मैं बैठ गया हूँ। सब बदल जा रहे हैं कुर्सी से। कुर्सी बदलनी चाहिए। निफ्टी पे जो कहा वो हुआ। टारगेट दोनों अचीव हो गए, दोनों ऑलमोस्ट अचीव। फिर से देख लें एक बार फिर से देख लें, प्रोमो बना तो दिखा दीजिए। हाँ फिर से देख लेते, क्या कहा क्या हुआ, डिम्पी की जुबानी और मार्केट की कहानी फिर से देखिए आप।